प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ये सारे डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रोल और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल ट्रेड की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। देखिए, अगर कोई भी कंट्री अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपर्टीज़ हासिल कराना चाहती है या एक्सपर्ट बनना चाहती है, तो मैंने आपको बताया था कि उसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। जैसे चाइना ने क्या किया है, क्लस्टरिंग करी हुई है। तो चाइना और अमेरिका, मतलब उन्होंने क्या किया, अलग अलग सिटी एलोकेट कर रखे हैं इन्हीं काम के लिए। जैसे अमेरिका का डेट्रॉइट सिटी किस काम के लिए जाना जाता है? अमेरिका का डेट्रॉइट सिटी किस लिए जाना जाता है? डेट्रॉइट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बताएगा कोई? मैं कई बार क्लास में बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर भी बताया है। इसको मोटर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ऑटो हब है ये। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, उसको किस लिए जाना जाता है? सिलिकॉन वैली, वो आईटी हब है। तो इस तरह से अमेरिका की डिज़ाइन को फॉलो करते हुए चाइना ने भी यही किया है कि उसने क्लस्टरिंग कर ली है। तो अगर आप स्पेशलाइज्ड लोगों को, स्पेशलाइज्ड लोकेशन को डिवाइड कर देंगे प्रॉपर तरीके से, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी और एक्सपर्टीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो उससे आपका इंटरनेशनल ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इंडिया में भी इसका ये काम हम लोग ने थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है। जैसे कि इंडिया का ऑटो हब कहाँ जाता है, कहाँ पे ऑटो हब बनाया इंडिया ने, किसी को पता है? मानेसर गुड़गांव का नाम नहीं सुना है? मारुति का प्लांट बना है जहाँ पे। आपको एक मैंने स्टोरी सुनाई थी बंगाल के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में, कि टाटा को ममता बनर्जी ने बेंगलोर से बाहर कर दिया था। और उसी समय नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। हाँ, हरियाणा में ये मानेसर वही ऑटो हब है। वहाँ पे बहुत सारी कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखे हैं। सबसे पहले मारुति ने लगाया था, और उसके बाद फिर ऑटो कंपोनेंट वाले वहीं पहुँच गए, एंसिलरी यूनिट वहीं पहुंच गई, फिर कॉलोनियाँ बन गई, सारे लेबर इंजीनियर्स जो ऑटो को बिलोंग करते हैं वो सब वहीं पहुंच गए। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक जगह पूरा क्लस्टर बन गया ऑटो का। तो सारे लोग वहीं पे आने लगे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, और दूसरी कंपनियां भी वहीं आ गई। तो जब क्लस्टरिंग होती है तो उससे क्या होता है कि कंपोनेंट बनाने वाले भी वहीं आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरर भी वहीं आ जाते हैं, लेबर भी वहीं आ जाती है, इंजीनियर्स भी वहीं आ जाते हैं, मैनेजर्स भी वहीं आ जाते हैं, मार्केटिंग वाले भी वहीं आ जाते हैं। सारे लोग एक ही जगह आ जाते हैं तो बहुत तेज़ी से काम होता है। तो इस तरह से मानेसर गुड़गांव में एक ऑटो हब बन गया। दूसरी कहानी में सुना रहा था कि टाटा नैनो ने मेरे ख्याल से सिंगूर, वेस्ट बंगाल में अपना प्लांट लगाया था मैन्युफैक्चरिंग का। तो ममता बनर्जी ने भगा दिया था उनको कि ये किसानों की ज़मीन है, आप जाओ वापस। तो टाटा ने छोड़ दिया वेस्ट बंगाल। उसी समय नरेंद्र मोदी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा अच्छा मौका है, उन्होंने तुरंत इनवाइट कर लिया उनको। तो वहाँ से ममता बनर्जी और मोदी जी के बीच में टसन चल रही है। वहाँ से उन्होंने बुलाया टाटा को। टाटा ने गुजरात साणंद में, अब जैसे शुभम ने नाम तो लिया, गुजरात पूरा बोलते, तो गुजरात तो बहुत बड़ा है, मतलब पता नहीं क्या क्या होता है, कितने शहर है। तो गुजरात में साणंद में प्लांट लगाया टाटा ने अपना। फिर उसके बाद दूसरी कंपनियां भी वहाँ पे आने लगी, तो साणंद भी एक तरह से डेवलप हो गया। तो वो जो एकदम खाली जगह पड़ी थी जहाँ कुछ नहीं होता था, वहाँ भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो जब कोई क्लस्टरिंग होती है, इस तरह से चीज़ें जाती हैं, या SEZ बनाए जाते हैं, SEZ भी इसीलिए बनाए जाते हैं, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो वहाँ से भी इंटरनेशनल ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर और इकनॉमी और एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे अच्छा काम होता है। सेक्टरिंग का फ़ायदा पता चल गया, SEZ का फ़ायदा पता चल गया। कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड तो बताइए। और इंडिया में हैदराबाद क्यों फेमस है? हैदराबाद का दूसरा नाम क्या है, निकनेम क्या है हैदराबाद का? हैदराबाद का क्या नाम है दूसरा, किसी को पता है? साइबराबाद भी कहते हैं उसको। मतलब वहाँ पे भी IT कंपनियाँ काफ़ी सारी हैं। बैंगलोर भी है, वहाँ पे भी IT कंपनी। और इन्फोसिस का हेड ऑफिस भी बेंगलुरु में बना हुआ है। और बेंगलुरु को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया, पूरी दुनिया में कुछ सिटी हैं जो स्टार्टअप जहाँ बहुत तेज़ी से होते हैं। तो पूरी दुनिया में इंडिया की तरफ से बेंगलुरु का ही नाम आता है। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बेंगलुरु जो है स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि मेंटोर कल्चर है, मतलब कोवर्किंग स्पेसेस बने हुए हैं। कोवर्किंग स्पेस समझते हैं आप क्या होता है? कोवर्किंग स्पेस में क्या होता है कि एक कंपनी होती है, वो एक जगह बनाती है जहाँ पे कोई भी आके काम कर सकता है। 2-3 कंपनियाँ नहीं,
जनरली कोवर्किंग स्पेस बनाया जाता है स्टार्टअप्स के लिए। कंपनियों को तो खुद ही ऑफिस हैं। अब मान लो टाटा वाले थोड़ी ना जाएंगे कोवर्किंग स्पेस में काम करने, रिलायंस वाले जाएंगे क्या, बिरला जाएगा क्या वहाँ पे? तो वो लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उनका तो खुद ही ऑफिस बना होगा। HDFC, SBI, इन सबके खुद ऑफिस बने हुए हैं। तो जाएगा कौन? जो स्टार्टअप्स वाले हैं, जिनके पास कम कॉस्ट है, कम बजट है, तो वो स्टार्टअप्स वाले लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, एंजल इन्वेस्टर्स भी आते हैं और वो मिलते हैं उनसे, उनको मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं, उनसे इक्विटी खरीदते हैं, उनको स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कोवर्किंग स्पेसेस बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन वो भी इस समय सफ़र कर गया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो बड़े बड़े कोवर्किंग स्पेसेस में कोई जा ही नहीं रहा, सब घर से ही काम करने लगे। एक तरह से वर्क फ्रॉम होम ही का कल्चर चल पड़ा है। और वर्क फ्रॉम होम में कोई वर्क फ्रॉम होम हो नहीं पाता है, ना पढ़ाई हो पाती है घर से प्रॉपर तरीके से अच्छे से, अगर आपने अपने आप को सेपरेट नहीं किया है, और ना ही बहुत अच्छी पढ़ाई काम हो पाता है। क्योंकि अभी अगर आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर देंगे तो पीछे से धड़ाम धूम चीखने चिल्लाने सबकी आवाज़ें आ रही होंगी, सब डिस्टर्बेंस हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए क्लासरूम में बच्चों को बुलाया जाता है कि डिस्ट्रैक्शन से हट के एक जगह आके वो पढ़ाई करें। तो वो घर से पढ़ाई में बस सबसे बड़ी बाधा यही है कि कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, लोग लॉगिन करके छोड़ देते हैं बस। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हम लोग बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, सब में फिट हो जाता है ये पॉइंट कि अगर आपको कुछ भी अच्छा करना है, चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो ये तो करना ही है। इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स, इंटरनेशनल ट्रेड के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है लोगों का। हम लोगों को पता है कि जैसे जब ट्रेड हुआ तो दुनिया के अलग अलग देशों के व्यापारी यहाँ आए, तो जब वो व्यापारी यहाँ पे आए तो अपने देशों की चीज़ें लेके आए, वहाँ के खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि टी कॉफ़ी इंडिया में बाहर से आया। हम लोग तो मट्ठा, मिल्क, छाछ, लस्सी ये सब पीते थे, और हम लोग कोक, कॉफ़ी और चाय के गुलाम बन गए। ये कैफ़ीन वाले प्रोडक्ट होते हैं, शरीर को नुकसान करते हैं। लेकिन अब मेरी बहुत ज़्यादा आदत है, मैं तो हो सकता है दिन में 1-1.5 लीटर चाय पी जाता हूँ सुबह से शाम तक में, आदत पड़ गई है। तो जबकि ये सारी की सारी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, बैड हैबिट्स भी आती हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में से तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कार, गैजेट्स, मोबाइल, परफ्यूम, सोप, ये सब सारे तरह तरह के आइटम वो लोग लेके आए। कंपनियां यहाँ पे आई, यहाँ पे उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और लेकिन लोगों की एक्सपेंड करने की हैबिट भी बहुत बढ़ जाती है। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ जो एवरेज सेविंग रेट था वो चल रहा था 35% पे, यानी कि अगर कोई ऑन एन एवरेज इंडियन अगर 35 रुपये कमा रहे थे, 100 रुपये कमा रहे थे, उसमें 35 रुपये वो सेव कर रहे थे। 35% का सेविंग रेट था। ये सब नोट कर लिया करो कहीं पे, हमेशा आपको ज़िंदगी भर काम आएगा पॉइंट जो मैं अभी जिसमें बोलता हूँ। अभी वो घट के 18 पे आ गया था, और अब तो इस समय कोई सेविंग हो ही नहीं रही होगी। और गवर्नमेंट ने भी ऐसी पॉलिसी बना दी थी कि आपको जो है वो 80C में सेव करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 5-7 लाख तक एकदम ही नील कर दिया कि आपको सेव करने की ज़रूरत ही नहीं, ताकि लोग ज़्यादा खर्च करें। क्योंकि जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो इकॉनमी में डिमांड आएगी, प्रोडक्ट्स के डिमांड आएगी। तो जब डिमांड आएगी तो लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो नए प्लांट्स लगाएंगे। मतलब वो इकॉनमी को स्लो डाउन से निकालने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया था। और जब ट्रेड होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है, नई फैक्ट्रियाँ आती हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, उसको हम लोग कॉपी करके यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। प्राइस में स्टेबिलिटी आती है, इक्वलिटी आती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि पूरी कंट्री क्या पूरी दुनिया ही एक तरह से ओपन हो जाती है। तो मतलब पहले क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट कोई एक कंपनी बना रही है, दूसरी कंपनी कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है प्राइस में। लेकिन अभी क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग किसी ऑफलाइन शॉप में अगर मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले अमेज़ॉन पे चेक करते हैं क्या प्राइस चल रहा है इसका। तो जब हम लोग अमेज़ॉन पे चेक करते हैं, मान लो उसमें दिखा रहा है 15,000, वो हमसे कह रहा है 16,500, तो कहते हैं यार अमेज़ॉन पे तो 15,000 दिखा रहा है, आप 16,500 क्यों चार्ज कर रहे हो? तो बताता है नहीं, उसमें ये दिक्कत होती है, उसमें सर्विस का आता है, उसमें पत्थर निकल आता है डिब्बे के अंदर से। मतलब वो अपनी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर मिला के वो सेटल होता है मामला ये कि अगर उसमें 15 का दिखा रहा है तो 15.5-16 में आपको दे देता है 500-600 रुपये ज़्यादा पे। तो मतलब कहीं ना कहीं प्राइस में इक्वलिटी भी आती है, जब क्योंकि ट्रेडिंग भी आ गई है, टेक्नोलॉजी हो रही है, सब लोग एक दूसरे से अवेयर हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी नहीं हो सकती है प्राइस में।
फॉरेन में तो सस्ता मिलता है, लेकिन मेरा जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब अगर विद इन कंट्री, ऐसा नहीं होगा कि एक दुकानदार एप्पल का फ़ोन एक 50,000 का बेच रहा है, एक 40,000 का बेच रहा है, सेम मॉडल, ऐसा नहीं होगा। सारे लोग लगभग सेम प्राइस पे ही बेच रहे होंगे एक कंट्री के अंदर, क्योंकि जब वो कंट्री के अंदर आ गया तो मान लो उस पर 18% का GST लग गया, 18% रेट बढ़ गया, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, कुछ और चार्जेस लग गए, तो वो लगने के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब जो अलग अलग शॉपकीपर्स हैं वो आपको ठग नहीं पाएंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। अब दूसरी कंट्री में तो फिर फ़र्क पड़ ही जाएगा, वहाँ टैक्स नहीं लग रहा है, यहाँ टैक्स लग रहा है। अब आप सिंगापुर में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, तो वहाँ पे GST नहीं लग रहा होगा, तो सस्ता मिल ही जाएगा। इंश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ गुड। अब क्योंकि इंटरनेशनल टेरिटरी बाउंड्री ओपन है, अगर हम यहाँ पे एक सोप बना रहे हैं, पतंजलि वाला अगर कोई नहाने का साबुन बना रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट कंपेरिजन किससे होगा? उसका दुनिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी HUL के साथ कंपेरिजन हो रहा है। यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट, पामोलिव, तो नहीं बाबा जी कहते हैं मैंने कोलगेट का गेट उखाड़ दिया और उसका ये कर दिया, वो सब तो बताते हैं। तो मतलब जब भी अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट होता है या किसी भी प्रोडक्ट होता है तो उसका इंटरनेशनल कंपेरिजन हो रहा होता है। अगर आपको पतंजलि को अपना साबुन बेचना है तो उसको आप लक्स से, डव से कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो मतलब बहुत घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। अगर उसकी क्वालिटी ख़राब होगी तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं, उसको वो परचेज ही नहीं करेगा फिर, अगर उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई। तो इससे क्या होगा कि हमें इंश्योर हो जाता है कि हमें क्वालिटी और अच्छा गुड्स मिलेगा, स्टैंडर्ड गुड्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से विदेशी सामान भी आ रहा है, तो दूसरी कंपनी अपना प्रोडक्ट तब मार्केट में बेच पाएगी जब उसका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा। ये नहीं कि पहले क्या होता था कि कोई भी आता था, जैसे गाँव में फेरी वाले आते थे, कुछ भी उल्टा सीधा सामान बेच के भाग जाते थे। तो पहले क्या होता था, शुरुआत में आज से 100, 200, 300 साल पहले जो सेल्स का काम होता था वो चोरी का काम होता था। हम लोग के दिमाग में सेल्स की क्यों नेगेटिव इमेज बनी हुई है? क्योंकि ये हमारे बहुत सदियों से चला आ रहा है। तो पहले क्या होता था, जो बेचने का काम करते थे ना, वो क्या करते थे कि मिस सेलिंग करते थे। कुछ भी सामान बेचने आते थे और वो कुछ गलत सलत सामान बेच के चले जाते थे, क्योंकि उनको पता था एक गाँव में एक ही बार आना है, उसके बाद वो अगले गांव में चले जाएंगे। तो वो मिस सेल करते थे, घटिया प्रोडक्ट बेचते थे, कुछ भी ठग लेते थे। तो इसलिए जो सेलिंग की इमेज है, और इसीलिए हमारे दिमाग में जब भी हमें कोई जॉब मिलती है जो उसमें सेल्स या मार्केटिंग वर्ड इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग कहते हैं सेल्स वाली जॉब नहीं करनी है, मतलब सेल्स से घबराते हैं। तो वो यही है कि वो हमारे सदियों से हमारे दिमाग में वैसी कंडीशनिंग ही हो गई है कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक ख़राब काम है। लेकिन अभी जो नया नॉर्म चल रहा है, जो नया एरा चल रहा है, इसमें अब क्या हो रहा है कि हॉलिस्टिक मार्केटिंग हो रही है। सेल्स और मार्केटिंग बहुत एथिकल हो गई है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है, सब एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। तो जो एथिकल तरीके से बेचता है, जो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का ध्यान रखता है, जो स्टैंडर्ड आइटम बेचता है, जो आफ्टर सेल सर्विसेज का ध्यान रखता है। ये नहीं कि पहले क्या होता था, बस एक बार बेच के पैसा अंदर, बस बाहर में जाए कस्टमर। अभी ऐसा नहीं होता है। अभी क्या है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है जो आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी देता है। हम लोग जैसे कोई मतलब लैपटॉप ले रहे हैं तो हमेशा ये पूछते हैं कि भैया इसका आफ्टर सेल सर्विस है कि नहीं है, इसका सर्विस सेंटर है कि नहीं है, मतलब अगर ख़राब हो जाएगा तो सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जो कंपनी की आफ्टर सेल्स, अब जैसे मारुति इंडिया में बहुत ज़्यादा क्यों बिकता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है उसके जगह जगह पे उसके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हैं, उसका पार्ट्स अवेलेबल हैं, उसकी सर्विस हो जाएगी। हीरो की बाइक्स इतनी ज़्यादा क्यों बिकती हैं? क्योंकि हर एक मैकेनिक उसको ठीक कर लेता है, हर एक जगह पे उसके पार्ट्स मिल जाते हैं। अगर आपने कोई ऐसे बहुत स्टाइलिश या बहुत इनोवेटिव या कोई बहुत एडवांस बाइक ले ली तो उसके प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आई इंडिया में, अपने प्रोडक्ट बनाए, उसने यहाँ पे प्लांट लगाया, और प्लांट करने के बाद यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड करती है, यहाँ से प्रोडक्ट बना के वो बाकी दुनिया के सारे देशों में भी बेचती है। जब ये इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। मैंने आप लोगों को बताया कि चाइना और अमेरिका की इतनी बड़ी इकोनॉमिक साइज होने का क्या रीज़न है, क्यों चाइना और अमेरिका इतने बड़े हो गए, क्या रीज़न है कि वर्ल्ड की फर्स्ट एंड सेकंड इकॉनमी अमेरिका और चाइना है? एक लाइन में आंसर, पहले भी कई बार बता चुके हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ें हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात करी। अगर आपने लेक्चर मेरे ध्यान से सुने होंगे, सारे जो फैक्टर आप लोग बता रहे हैं वो सब सही है। इसमें सिंपल एक लाइन में आंसर ये दे सकते हैं, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा
प्रोडक्ट बना के बेचता है और अमेरिका सबसे ज़्यादा सर्विसेज बेचता है। अमेरिका प्रोडक्ट नहीं बनाता अब, क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट अपने आप बनाएगा तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा, और जो उसकी प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट होगी बहुत ज़्यादा होगी, उसका प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाएगा कि वो कोई ख़रीद नहीं पाएगा। तो अमेरिका क्या करता है, रिसर्च करता है, IT सर्विसेज में काम करता है, टर्सरी सेक्टर में काम करता है, उसके बाद चाइना को आउटसोर्स कर देता है। चाइना को, कुछ यूरोपियन यूनियंस को, कुछ जापान को, कुछ इंडिया को आउटसोर्स कर देता है कि तुम लोग बनाओ। तो चाइना बनाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, तो वहाँ पे बना के बेचता है और वो अपनी सर्विसेज बेचता है। गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, सारा पैसा इनके पास आ रहा है। ये मतलब प्रोडक्ट नहीं बना रहे कोई भी, ये क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। AT&T, एप्पल भी अब मैन्युफैक्चरर था, वो भी सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। क्या वो करता है, वो ऐप से ज़्यादा पैसा कमाने लगा है, iTunes से पैसा कमाता है। हाँ, और जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में कराता है। तो इस तरह से IT रिलेटेड टर्सरी सेक्टर से अमेरिका पैसा कमाता है, सर्विस से, ऐप से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, और चाइना प्रोडक्ट बना के कमाता है। यानी कि दोनों लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। यानी कि ये जो हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड आपने ज़्यादा किया तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। चाइना प्रोडक्ट बेचता है और अमेरिका सर्विसेज बेचता है, इसलिए वो दुनिया की नंबर 1 और 2 इकोनॉमी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर इंडिया भी है। इंडिया में लेकिन ये है कि हम लोग रिसर्च वगैरह नहीं करते तो हमें प्रीमियम नहीं मिलता है, हम लोग खाली KPO BPO में अटके हुए हैं। तो इंडिया भी काफ़ी बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है, इवन नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर है दुनिया का, लेकिन हम लोग के पास रिसर्च नहीं है और हम लोग प्रोडक्ट बना के बेच नहीं पा रहे। हम लोग खाली IBM, डेल, विप्रो, इन्फोसिस, मतलब वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके लिए खाली आउटसोर्सिंग का काम करते। तो IT का काम तो हम भी करते हैं, और क्या कर रहे हैं, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, इन्होंने भी अपने ऑफिस वहाँ खोल लिए हैं, वहाँ के लोगों को भी अब ये हायर करने लगे हैं। तो इससे भी थोड़ा सा नुकसान हो रहा है देश। HCL का हार्डवेयर डिवीज़न कुछ स्ट्रगल कर गया होगा या नहीं सक्सेसफुल हुआ, लेकिन HCL ने टॉप 3 में है इंडिया में, देखो 3rd पोजीशन पे है। TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो के भी ऊपर है। फंडामेंटल एनालिसिस, इसका भी हम लोग एनालिसिस जब कराएंगे तब पढ़ाएंगे। तो अगर किसी में आपको सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो समय HCL में सबसे अच्छा ऑप्शन है पैसा कमाने का। ये वैल्यूएशन वाइज सस्ता है और इसका मार्जिन, रेवेन्यू, क्लाइंट्स, ये सब बहुत अच्छे हैं, तो इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि BBA कर रहे हैं तो तब हम लोग ने बैलेंस शीट वगैरह नहीं देखी, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करी कंपनियों को, खाली परसेप्शन पे डिसीजन ले लेते हैं। परसेप्शन पे डिसीजन हमें नहीं लेना है। जैसे कि एक परसेप्शन ये होता है कि लोग ये मानते हैं कि हवाई जहाज में बैठना बड़ा रिस्की है, नहीं, यस और नो, मतलब हवाई यात्रा करना बहुत रिस्की होता है, ऐसा परसेप्शन है कि नहीं है? लेकिन हवाई यात्रा करने से ज़्यादा रिस्की होता है कार से यात्रा करना, पता है आपको? अगर आप डेटा निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि उसमें प्रोबेबिलिटी मरने की कार एक्सीडेंट में ज़्यादा हो गई है। वो क्योंकि इस तरह का परसेप्शन बन गया है ना, बहुत सारे टीवी में प्रोग्राम आते हैं, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन, इस तरह के प्रोग्राम आते हैं। वो गिर गया, कोई जहाज क्रैश हो गया, उसको खूब चलाते हैं, और यहाँ पे कोई कारें भिड़ती हैं, मरते हैं लोग, तो उसका कोई नहीं आता टीवी पे। तो वो हमारे दिमाग में बन गया है कि एयर ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन सेक्टर ज़्यादा रिस्की है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा रिस्की है। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि अगर किसी देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उसको क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि एग्जांपल हमारे सामने है जापान, जर्मनी, अमेरिका, चाइना। जर्मनी की गाड़ियाँ बहुत फेमस हैं, जापान के प्रोडक्ट्स पैनासोनिक, तोशिबा बहुत फेमस हैं, और भी बहुत सारी कंपनियाँ, होंडा, ठीक है, सुजुकी, सब जापान की तो हैं ये सब। तो ये पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, उसकी इकॉनमी बहुत अच्छी है। जर्मनी की इकॉनमी बहुत अच्छी है। अमेरिका की कंपनियां पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, गूगल, ये सब छाई पड़ी हैं सब तरफ, तो उसको पूरी दुनिया से पैसा मिल रहा है। चाइना के सारे पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बना के बेच रहा है। तो यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा करेगा वही इकॉनमी में टॉप करेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि जो एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा कर ले, चाहे सर्विसेज का एक्सपोर्ट करे चाहे प्रोडक्ट्स का करे, वो कंट्री जो है वो डेवलप हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में कतर, UAE, आपने देखा था उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो टॉप 10 में आती है। आपको वो मैंने वीडियो दिखाया था ना, उसमें देखा था हम लोगों ने कतर की, UAE की, इन सब जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनकी भी पर कैपिटा इनकम जो है वो टॉप 10 में थी।
क्यों था ऐसा? क्योंकि वो ऑयल निकाल के बेचते हैं। मतलब बेचना इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपको बेचना आता है तो आप चाहे देश हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल के लिए भी वही चीज लगती है। मतलब अगर आप लोग लाइफ में सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अगर आपको सेल्स स्किल्स हैं आपके अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। सेल्स स्किल से मतलब बेचना आना चाहिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, या इंटरनेशनल ट्रेड जो कंट्री ज़्यादा करती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मतलब खरीदना नहीं, ट्रेड में तो खरीदना भी होता है, इसमें बेचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकल प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम फॉरेन से प्रोडक्ट आते हैं तो हम लोग कंपेयर करते हैं, यार देखो अपना साबुन ऐसा है, अपना लैपटॉप ऐसा है, इनके में ये फीचर्स है। तो उनके फीचर्स देख देख के हम लोग अपने प्रोडक्ट्स में भी वो फीचर ऐड करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, लोकल प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है। और फाइनल पॉइंट है, हमारे पास कंज्यूमर के पास मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होते हैं। अगर आपको सस्ता प्रोडक्ट लेना है आप सस्ता ले लीजिए, आपको एवरेज क्वालिटी का लेना है आप एवरेज क्वालिटी का ले लीजिए, आपको महंगा लेना है, प्रीमियम क्लास लग्जरी आइटम लेना है आप वो ले लीजिए। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे ऑल्टो कार खरीद लें, चाहे फॉर्चूनर खरीद लें, चाहे आप BMW और मर्सिडीज़ खरीद लें, ऑप्शन है। आपकी ज़रूरत, आपकी पॉकेट मनी, आपके रिसोर्सेज के बेस पे आप अपने मन से अपने बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हैं। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। हर एक कंट्री में हर एक कंट्री के प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। जिस कंट्री की जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है वो अपने प्रोडक्ट बना के पूरी दुनिया को दे रहा है। और हम लोग जो है कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी एक्सपर्टीज़ को और अच्छा करना है। टर्सरी सेक्टर में हमारी एक्सपर्टीज़ है तो हमें उसको और अच्छा करना चाहिए। हम लोग फिर ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी तक जितनी चीज़ें हम लोग डिस्कस करी, इसमें किसी को कुछ पूछना हो, कोई डिस्कस करना हो तो बताओ।